हेलो एवरीवन, आज हम प्रिवेंटिव रिलीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिवेंटिव रिलीफ जो है पार्ट 3 में है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 36 से 44 के बीच में हम प्रिवेंटिव रिलीफ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो है ये 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। चैप्टर 7 और 8 में चैप्टर 7 इंजंक्शंस के बारे में बात करता है जनरली, और फिर हम परपेचुअल इंजंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, जो कि 38 से 44 के बीच में है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि 43 और 44 जो है रिपील हो गए हैं बाय द एक्ट ऑफ 1974। कौन सा एक्ट से? बाय द एक्ट ऑफ 1974 से इन दोनों सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है। तो हमें जो सेक्शंस पढ़ने हैं आज वो है 36 से 42 के बीच में। ये सारे सेक्शंस हमें कवर करने हैं। ठीक है, अब देखो, इंजंक्शंस वैसे तो 4 टाइप के होते हैं: टेम्परेरी, परमानेंट, ठीक है, प्रिवेंटिव इंजंक्शन होता है और मैंडेटरी इंजंक्शन होता है। ठीक है, तो 2 हम अभी डिस्कस करते हैं, 2 हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहले टेम्परेरी इंजंक्शंस क्या होते हैं। इंजंक्शन टेम्परेरी वो इंजंक्शन होता है जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट, आपको वाइल द सूट इज़ पेंडिंग, तब आपको वो ग्रांट किया जाता है। ठीक है, सूट के दौरान। ठीक है, और जो परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन होता है वो आपको बेसिकली डिक्री के फॉर्म में दिया जाता है। आफ्टर द मेरिट्स ऑफ द सूट हैज़ बिन डिस्कस्ड, जितने भी मेरिट्स हैं वो जब डिस्कस हो जाते हैं उसके बाद जब डिक्री पास होनी होती है उसमें आपको इंजंक्शन दिया जाता है। ठीक, जब आप सेक्शन 36 पढ़ेंगे, सेक्शन 36 क्या बोलता है? प्रिवेंटिव रिलीफ इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट बाय इंजंक्शन। तो प्रिवेंटिव रिलीफ कैसे दिया जाएगा? बाय इंजंक्शन। ठीक है, इंजंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब वो इंजंक्शन टेम्परेरी भी हो सकता है और परपेचुअल या परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेरी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट एंड परपेचुअल इज ग्रांटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ डिक्री आफ्टर द मैरिट्स ऑफ द सूट हैज़ बिन डिस्कस्ड। ठीक है, अब टेम्परेरी और परपेचुअल के बीच का डिफरेंस जो है सेक्शन 37 उसको हाईलाइट करता है। तो हम देख लेते हैं वो क्या है। टेम्परेरी इंजंक्शन जो है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ टू सूट। सूट की पेंडेंसी के टाइम पे वो टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाता है। ठीक है, टेम्परेरी से समझ आ रहा होगा कि एक टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है या जब तक कोई कोर्ट कोई दूसरा ऑर्डर पास नहीं कर देता तब तक के लिए। ठीक है, ये किसी भी स्टेज ऑफ सूट पे, सूट पेंडिंग के टाइम में दिया जाता है, तो किसी भी स्टेज ऑफ सूट में ये आपको कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकता है। ठीक है, परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है? ये डिक्री के फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर हेयरिंग अपॉन द मेरिट्स, सूट के मेरिट्स डिस्कस होने के बाद आपको परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है डिक्री के फॉर्म में। ठीक है, और इसके मिलने के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि डिफेंडेंट जो होता है परपेचुअली यानी कि परमानेंटली बार्ड हो जाता है, इंजॉइंड हो जाता है। का क्या मतलब है कि जो डिफेंडेंट है वो परमानेंटली बार हो जाता है फ्रॉम अजर्टिंग द राइट। ठीक है, कोई राइट अजर्ट करने से या फिर कोई ऐसा एक्ट करने से जो कि कॉन्ट्रेरी है टू द राइट्स ऑफ प्लेंटिफ। तो अगर कोई राइट जो कि कॉन्ट्रेरी है प्लेंटिफ के राइट के, या फिर कोई एक्ट जो कि कॉन्ट्रेरी है टू द राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ, तो उस केस में आपको परपेचुअली एंजॉइंड यानी कि बार कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम सेक्शन 38 पढ़ेंगे। सेक्शन 38 क्या कहता है कि कब कब परपेचुअल इंजंक्शन जो है ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, कब हम परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेंगे? तो हम 3 सिनेरियोज़ में परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेंगे। ठीक है, देखो, पहला, जब परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा जब हमें प्रिवेंट करना हो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन अगेंस्ट प्लेंटिफ। सो जो डिफेंडेंट था, ठीक है, उसका कोई ऑब्लिगेशन था प्लेंटिफ की तरफ, ठीक है, वो उसका ब्रीच होगा, तब हम परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करेंगे। ठीक, अगर वो ऑब्लिगेशन मतलब कि ड्यूटी, दैट इज द ड्यूटी दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अगर वो ऑब्लिगेशन जो है अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था जिसकी वजह से कोई ऑब्लिगेशन अराइज होता है, तो उस केस में क्या होगा? कोर्ट गाइडेड रहेगा बाय चैप्टर 2। चैप्टर 2 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि भाई जब ऑब्लिगेशन अराइज होगा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट था उससे एक ऑब्लिगेशन अराइज हुआ, तो उस केस में उस ब्रीच को, उस ऑब्लिगेशन के ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए हम इंजंक्शन तब ग्रांट करेंगे जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम ग्रांट कर पाएंगे।
क्यों? अब ये कैसे पता चला? व्हेन ऑब्लिगेशन अराइजेस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय चैप्टर 2। चैप्टर 2 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है। तो कहने का मतलब है जब जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई ऑब्लिगेशन अराइज होगा, हम उस केस में इंजंक्शन तब ग्रांट करेंगे जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर पाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली हमारा सबसेक्शन 2 कहता है। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 10 क्या कहता है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेंगे सब्जेक्ट टू सेक्शन 11(2), ठीक है, सेक्शन 14 और सेक्शन 16। तो इन तीनों केसेस में हम, क्योंकि ये तीनों केसेस ऐसे केसेस हैं जो ये बताते हैं कि इन सिनेरियोज़ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम ग्रांट नहीं करते, तो 11(2) में और 14 और 16 में अगर आपका केस फॉल करता है तो आपको इंजंक्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई, देखो, कोई डिफेंडेंट था, ठीक है, और प्लेंटिफ है, ठीक, अगर वो डिफेंडेंट इन्वेड करता है या थ्रेटन करता है कि भाई जो प्लेंटिफ का राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है मैं उसको इन्वेड कर दूंगा, इसका थ्रेट देता है या इन्वेड कर देता है, तो उस केस में हम डिफेंडेंट के अगेंस्ट और प्लेंटिफ के फेवर में एक इंजंक्शन ग्रांट करेंगे। कब कब ग्रांट करेंगे? 4 सिनेरियोज़ में ग्रांट करेंगे। अगर डिफेंडेंट जो है वो ट्रस्टी है किस की प्रॉपर्टी के प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ की मान लो कोई प्रॉपर्टी थी, उसका ट्रस्टी डिफेंडेंट था और डिफेंडेंट प्लेंटिफ के राइट टू एंजॉयमेंट, उस प्रॉपर्टी के राइट टू एंजॉयमेंट को थ्रेटन करता है, तो उस केस में हम डिफेंडेंट के अगेंस्ट इंजंक्शन ग्रांट करेंगे। एक्चुअल डैमेज अगर हम उसके एक्ट की वजह से, डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से हम एक्चुअल डैमेजेस असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी हम जो है वो इंजंक्शन जो है ग्रांट करेंगे। अगर कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ नहीं है तो हम इंजंक्शन ग्रांट करेंगे। और अगर मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है तो कहने का मतलब ये है कि कोई प्लेंटिव राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड के उसके इन्वेजन से रिगार्डिंग ऑलरेडी कोई सूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस केस में भी हम जो है इंजंक्शन ग्रांट कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सेक्शन 39 करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंजंक्शन 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, टेम्परेरी, परमानेंट या परपेचुअल, और 2 अलग टाइप के जो होते हैं वो है प्रिवेंटिव इंजंक्शन होता है और एक होता है मैंडेटरी इंजंक्शन। ठीक, तो 2 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब बाकी के 2 करते हैं। ठीक, देखो, इंजंक्शन जब प्रिवेंटिव होता है तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करना। तो ये एक नेगेटिव फॉर्म है क्योंकि आपको इसमें कोई एक्ट नहीं करना है, आपको एक्ट करने से रोकना है। ठीक है, तो दिस इज़ अ नेगेटिव फॉर्म ऑफ इंजंक्शन, जो कि एक नेगेटिव नेचर का इंजंक्शन है। जब मैंडेटरी इंजंक्शन होता है तो हम जो है बोलते हैं कि भाई इस व्यक्ति को कोई ऐसा एक्ट कराओ, ठीक है, इंजंक्शन ऑर्डर इशू किया जाता है कि मैंडेटरी इंजंक्शन में बेसिकली किसी को कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है। दैट एक्ट, कोई एक्ट करने को बोला गया है इसलिए वो पॉजिटिव है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है एक बार सेक्शन 39 पढ़ते हैं, फिर मैं आपको और क्लैरिटी से समझा पाऊंगा। ठीक है, देखो, कोई ऑब्लिगेशन को के ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, अगर नेसेसरी है कि भाई कोई एक्ट का परफॉर्मेंस कंपेल किया जाए, ठीक है, किसी ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए, किसी ऑब्लिगेशन के ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा ज़रूरी है कि भाई नेसेसिटी है कि हम कोई एक्ट को के परफॉर्मेंस को कंपेल करें, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करेगा। तो वो क्या कर सकता है, वो उस ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव इंजंक्शन दे सकता है या वो मैंडेटरी इंजंक्शन दे सकता है बाय कंपेलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, मानो ए है और बी है, ठीक है, ए क्या करता है, बी के घर के सामने कचरा फेंक देता है, ठीक है, कचरा फेंक देता है। अब इसकी वजह से, उस कचरे की वजह से फाउल स्मेल आने लगती है, जिसकी वजह से बी का वहाँ उसके घर में रहना मुश्किल हो गया है, कोई गेस्ट आता है उनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया है, सब एनॉय हो रहे हैं घर में। ठीक है, तो बी क्या करता है, अब बी कोर्ट में जाता है, ठीक है, और इंजंक्शन क्लेम करता है। ठीक, अब इस एग्जाम्पल में आप देखें तो अगर हम ए के अगेंस्ट
प्रिवेंटिव इंजंक्शन दे देते हैं कि भाई पहले तो भाई इसको रोको कि ये कचरा ना फेंके, बट अब जो उसने फेंक दिया है उसका क्या, तो उस केस में क्या होगा, हम मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट करेंगे और हम बोलेंगे कि भाई ये जो तूने फेंका है ना अभी तक, पहले तो तू इसको हटा यहाँ से। तो हम कोई एक एक्ट करने को बोल रहे हैं तो हम मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट करेंगे और फिर हम उसको रोकेंगे आगे, ये एक्ट करने से, कचरा फेंकने से हम आगे रोकेंगे, तो हम उसको प्रिवेंटिव इंजंक्शन करें। बट इसमें क्या है, प्रिवेंटिव इंजंक्शन सफिशिएंट नहीं है, आगे रोकना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अभी जो पड़ा है उसका क्या, अभी जो कचरा पड़ा है उसका क्या। तो इस केस में हमें मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट करना ज़रूरी है। तो हम उस ऑब्लिगेशन को, जो ए की ड्यूटी है कि भाई वो गंदगी ना करे और स्पेशली बी की प्रॉपर्टी में, बी के घर के बाहर ना करे, तो इस केस में हम ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन को प्रिवेंट करने के लिए मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट करेंगे। ठीक है, अब हम सेक्शन 40 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 40 बोलता है कि आप भाई डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है, इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू इंजंक्शन, मतलब इंजंक्शन के बदले या फिर एडिशन इंजंक्शन के साथ आप जो हैं वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो मान लो कि प्लेंटिव ने सूट फाइल किया इंजंक्शन के लिए, अब वो कोई भी इंजंक्शन मांग सकता है, वो परपेचुअल इंजंक्शन मांग सकता है या मैंडेटरी इंजंक्शन मांग सकता है, वो मैटर नहीं करता, बट उसने इंजंक्शन फाइल करने, इंजंक्शन का रिलीफ के लिए सूट फाइल किया है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि भाई वो इंजंक्शन के अलावा डैमेजेस मांग सकता है इन एडिशन में, या फिर वो बोल सकता है कि भाई मेरे को इंजंक्शन के बदले इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ दैट मुझे डैमेजेस दे दो। ठीक है, अल्टरनेट में भी मांग सकता है और इन एडिशन भी मांग सकता है। ठीक है, अगर उसने डैमेजेस नहीं मांगा तो हम नहीं देंगे, मतलब अगर प्लेंटिव को डैमेजेस चाहिए तो स्पेसिफिकली उसको क्लेम करना पड़ेगा, प्लेंट में, रिलीफ में, उसको प्रेयर में मांगना पड़ेगा कि भाई मुझे डैमेजेस भी चाहिए। प्रोवाइजो क्या कहता है कि भाई अगर आपने प्लेंट में क्लेम नहीं किया तो आप ऑर्डर 6 रूल 17 के एप्लीकेशन फाइल करो, कोर्ट आपको अलाउ करेगा अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, और आप फिर डैमेजेस क्लेम कर लेना अगर आपने प्लेंट में स्टार्टिंग में सूट फाइल करते वक्त नहीं की थी तो। ठीक है, अगर सूट इंजंक्शन के लिए डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट सूट डैमेजेस के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपको डैमेजेस क्लेम करनी है तो आप इंजंक्शन के साथ साथ कर लो, अगर आपने इंजंक्शन का सूट फाइल कर दिया और वो डिसमिस हो गया तो उसके बाद जो है आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो हम इन जितने भी केसेस हैं ए से लेके जे तक, इन केसेस में हम इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे, और ये हमें बताता है सेक्शन 41 कि हम जो है इंजंक्शन कब रिफ्यूज़ करेंगे। तो हम इन ए से जे तक जितने भी केसेस हैं, अगर आपका सिनेरियो इसमें फॉल करता है तो हम इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे। अब वो क्या क्या केसेस है वो देखते हैं। हम कभी भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशल प्रोसीडिंग, किसी भी व्यक्ति को जुडिशल प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूट करने के लिए हम नहीं रोकेंगे, अनलेस अगर वो प्रिवेंट करता है मल्टीप्लिसिटी, ऑलरेडी कोई सेम मैटर के रिगार्डिंग कोई जुडिशल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी तो हम मल्टीप्लिसिटी प्रिवेंट करने के लिए हम उस व्यक्ति को जुडिशल प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूट करने से रोक सकते हैं। अदरवाइज इन जनरल हम उसको कभी भी जुडिशल प्रोसीडिंग्स प्रोसिक्यूट करने के लिए नहीं रोकेंगे। ठीक है, नो इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ प्रोसीडिंग्स इन अ कोर्ट हायर इन हायरार्की फ्रॉम द कोर्ट इंजंक्शन इज सॉट। कहने का मतलब है कि हायर कोर्ट में, ठीक है, ये एक हायर कोर्ट है और ये लोअर कोर्ट है। ठीक है, ये हायर कोर्ट है और ये लोअर कोर्ट है। हम कभी भी, जो लोअर कोर्ट है वो कभी भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसीडिंग अ प्रोसीडिंग्स इन अ हायर कोर्ट। तो मान लो ए है, वो हायर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट करना चाहता है। ठीक है, तो लोअर कोर्ट उस प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट करने के रोकने के लिए कभी भी लोअर कोर्ट इंजंक्शन नहीं देगा। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है भाई, लोअर कोर्ट का इंजंक्शन हायर कोर्ट पे थोड़ी बाइंडिंग होगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू लेजिस्लेटिव बॉडी, कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा फॉर रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग
इन अ क्रिमिनल मैटर। तो कोई भी प्रोसीडिंग्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए क्रिमिनल मैटर के रिगार्डिंग हम आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे, हम आपको नहीं रोकेंगे जो है क्रिमिनल मैटर में प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट करने से, ठीक है। ई क्या कहता है? ई बेसिकली कहता है कि भाई हम आपको कभी भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे, ठीक है, टू प्रिवेंट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि भाई हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है हम तभी ग्रांट कर जो इंजंक्शन है वो हम तभी ग्रांट करेंगे जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेंगे, करेक्ट। तो ये वही कहता है कि कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट का हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट कर सकते, हम उसका उसमें इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है। नो इंजंक्शन टू प्रिवेंट न्यूइसेंस विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एंड अनक्लियर। तो कोई न्यूइसेंस है जो प्रिडिक्टेड है, ठीक है, या फिर अनक्लियर है। कहने का मतलब ये है कि स्पेकुलेशन है कि भाई न्यूइसेंस होगी, तो उसके लिए हम अभी से इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे टू प्रिवेंट अ मिसचीफ जिसमें प्लेंटिव हैज़ एक्विस्ड, कहने का मतलब है जिसने प्लेंटिव ने उस मिसचीफ को एक्सेप्ट कर लिया है या उसमें जो प्लेंटिव है उसने खुद पार्ट लिया है, तो उस केस में भी हम जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे, ठीक है। नो इंजंक्शन इफ इक्वली एफिकेशियस रिलीफ इज़ अवेलेबल। अगर किसी और लॉ के अंडर उस मिसचीफ को या वो क्योर करने के लिए कोई रेमेडी प्रोवाइडेड है ऑलरेडी और वो एफिकेशियस रेमेडी है, तो हम उस केस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे। आप उस लॉ के अंडर जाइए और वो उस रेमेडी को यूज़ कीजिए, लेकिन हम आपको ये इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे अगर वो इक्वली एफिकेशियस रिलीफ अवेलेबल है तो, ठीक है। अगर प्लेंटिफ का कंडक्ट ऐसा है कि उसको डिसेंटाइटल करता है फ्रॉम टेकिंग रिलीफ ऑफ इंजंक्शन फ्रॉम कोर्ट, ठीक है, प्लेंटिफ का कंडक्ट खुद का ऐसा है, ठीक है, जिसकी वजह से हम उसको जो है डिसेंटाइटल करेंगे फ्रॉम टेकिंग द रिलीफ ऑफ इंजंक्शन। कहने का मतलब है ये उस मैक्सिम पे बेस्ड है कि द पर्सन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो अगर वो उसका खुद का कंडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में वो रिलीफ कैसे मांग सकता है? कहने का मतलब ये है उसने खुद ने इक्विटी नहीं कही तो वो इक्विटी कैसे मांग सकता है, ठीक है। ये चीज़ है कि भाई अगर उस व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उस मैटर में फिर भी वो इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करता है, तो उस केस में भी आप उसको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे कि भाई तेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं मैटर में, तू क्यों बीच में आ रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस मैटर में तो हम आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे। अब हम एच ए देखेंगे, एच ए क्या कहता है, ठीक है। हम कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे अगर वो इम्पीड या डिले करता है, रोकता है या डिले करता है द प्रोग्रेस ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और वो कोई इंजंक्शन उसको डिले कर देता है या इम्पीड कर देता है, रोक देता है उसके प्रोग्रेस को, तो हम उस केस में भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे, ठीक है। हमने कुछ सेक्शंस छोड़ दिए थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, जैसे 20A हो गया, 20B, 20C, 14A वगैरह जो भी रह गए थे वो हम अभी कवर कर लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। देखो, नो इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड अंडर SRA फॉर सूट इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मेंशन इन स्केड्यूल। तो कोई भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा, ठीक है, इफ़ द सूट इन्वॉल्विंग अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उस केस में हम कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे। अब वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से अब स्केड्यूल में मेंशन्ड है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कमर्शियल एंड सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, तो हम उस केस में इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो कह रहा है वो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस स्केड्यूल को जो है अमेंड कर सकती है। वो कैसे करेगी? वो नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में और उसके थ्रू अमेंड कर देगी, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना है, वो उस नोटिफिकेशन को द नोटिफिकेशन हैव टू बी प्रेजेंटेड या लेड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days एंड विद इन दैट 30 days द हाउस विल डिसाइड वेदर टू मॉडिफाई
द नोटिफिकेशन, ठीक है। इफ़ इन केस दे डिसाइडेड टू मॉडिफाई द नोटिफिकेशन इट विल इफेक्ट ओनली आफ्टर द मॉडिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि वो इफेक्ट तभी आएगा जब आप उसको मॉडिफाई कर लोगे, अगर पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है कि हम उसको मॉडिफाई करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम इसको ये नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया जाना चाहिए था, तो उस केस में उस नोटिफिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 20 भी कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो कंसल्ट करेगी किसको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, और वो नोटिफाई करेगी कुछ सिविल कोर्ट्स को एज ए स्पेशल कोर्ट जो डील करेंगे मैटर और सूट्स रिलेटिंग टू दोज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से के रिगार्डिंग सारे सूट्स वो स्पेशल कोर्ट जो है डील करेंगे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके। सेक्शन 42 कहता है कि इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। सेक्शन 42 कहता है कि भाई हम नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्ट है, एक है अफर्मेटिव पार्ट और एक है नेगेटिव पार्ट। ऑब्वियसली अफर्मेटिव पार्ट कोई एक्ट परफॉर्म करने के लिए बोलेगा और नेगेटिव पार्ट जो बोलेगा वो ये बोलेगा कि भाई कौन सा एक्ट नहीं करना है, टू नॉट डू सर्टेन है, ठीक है। तो अगर हम जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हम इंजंक्शन वही ग्रांट, अगर ऑब्लिगेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अराइज हो रहा है तो उस केस में हम इंजंक्शन तभी ग्रांट करेंगे जब हम उस सिनेरियो में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर पाएंगे, करेक्ट। तो अगर कोर्ट इस अफर्मेटिव पार्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उस अफर्मेटिव पार्ट को परफॉर्म नहीं करवा पा रहा है, तो ये बार नहीं करेगा, ये प्रिक्लूड नहीं करेगा कोर्ट को फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म एन नेगेटिव एग्रीमेंट। तो ये कभी भी कोर्ट को नहीं रोकेगा फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म अ नेगेटिव एग्रीमेंट। नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए इंजंक्शन ग्रांट करने से नहीं रोकेगा कोर्ट को, अगर कोर्ट जो है उस अफर्मेटिव पार्ट के परफॉर्मेंस को ग्रांट नहीं करवा पा रहा है, तो उस सिनेरियो में जो है कोर्ट को नहीं रोका जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट जो है अगर इवन दो हम उस अफर्मेटिव पार्ट को परफॉर्म नहीं करवा पा रहे हैं, बट ये कोर्ट को नहीं रोकेगा फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेगेटिव एग्रीमेंट, ठीक है। प्रोवाइजो, द प्लेंटिफ हैज़ नॉट फेल्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। में ये देख लेना होगा कोर्ट को हमेशा कि भाई प्लेंटिफ ने तो अपना पार्ट किया है ना, ठीक है, जितना उसको परफॉर्म करना था उसने, क्योंकि वो रिलीफ लेने आया है ना, वो नेगेटिव एग्रीमेंट के लिए इंजंक्शन मांगने आया है कि भाई ये पार्ट तो एटलीस्ट इसके लिए तो इंजंक्शन ग्रांट कर दो। उस केस में क्योंकि वो खुद रिलीफ मांगने आया है, तो हमने ऑलरेडी मैक्सिम पढ़ा है कि वन हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। तो जो इक्विटी सीख करने आया है उसने इक्विटी की है कि नहीं, मतलब उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया है कि नहीं किया है, ठीक है, ये कोर्ट ज़रूर देखिएगा। 14 कहता है कि भाई कोर्ट को अगर असिस्टेंस चाहिए तो एक्सपर्ट्स को इंगेज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि कोर्ट को किसी स्पेसिफिक इशू पे असिस्टेंस चाहिए तो वह इंगेज कर सकता है एक्सपर्ट को, वो डायरेक्ट करेगा भाई कि भाई तू रिपोर्ट दे ऑन सच इशू, ठीक है। कोर्ट पार्टी को डायरेक्ट कर सकता है या कोई भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई उसको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे, किसको, एक्सपर्ट को, और उसको डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस दे, ठीक है। जो ओपिनियन होगा एक्सपर्ट का वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है, वो रिकॉर्ड में नोट किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद जो पार्टी है या कोर्ट खुद या पार्टी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जो हमारा वो रहेगा, क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट रहेगा, उसको पर्सनली ओपन कोर्ट में एग्जामिन कर सकता है। कोर्ट खुद तो कर ही सकता है, कोर्ट के पास तो पावर है, लेकिन पार्टी परमिशन लेके कोर्ट से उसको ओपन कोर्ट में एग्जामिन कर सकता है, ठीक है। जो भी फ़ी कॉस्ट एक्सपेंसेस रहेंगे किसके, एक्सपर्ट के, वो पार्टीज़ पे करेंगी प्रपोर्शन में जैसा कि कोर्ट डायरेक्ट करेगा, ठीक है। 20C जो हमारा लास्ट सेक्शन है, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट। कहने का मतलब है इस एक्ट के अंदर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर जितने भी सूट फाइल किए जाएंगे उसको हमें कोर्ट जो है डिस्पोज करेगा विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के विद इन
और वो 12 मंथ कब से कैलकुलेट होंगे, जिस दिन से डिफेंडेंट को समन मिल गया उस दिन से, जिस दिन डिफेंडेंट की सर्विस हो गई समन की, ठीक है, डिफेंडेंट के लिए, उस दिन से हम उस दिन से हम 12 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू डिफेंडेंट वी विल बी कैलकुलेटिंग 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स के विद इन हमें वो सूट डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। कोर्ट जो है उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन्स। तो रीजन्स रिकॉर्ड करके जो है वो 6 मंथ को एक्सटेंड कर सकता है। तो ये हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 था, जिसको हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। होप है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।